आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। सत्ता का संग्राम में पहली बात बड़ी खबर की। हाथरस विधानसभा चुनाव में जमकर फायरिंग हुई है। यहां विधानसभा सिकंदरा मऊ 80 की पोलिंग बूथ संख्या 96 नगर पालिका पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। वहीं जब इस दौरान फायरिंग हुई, इधर खबर ये भी है कि एक शख्स ने खुदकुशी भी की। ये शख्स बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए, जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में गौसगंज में एक कृष्णा नामक युवक के घर पे उसको पहली मंजिल पे उसके कमरे में उसे गोली लगने की सूचना थाना सिकंदरा राव पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसे उपचार हेतु परिजनों द्वारा तत्काल ट्रॉमा सेंटर अलीगढ़ ले जाने की बात संज्ञान में आई है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव तथा थाना प्रभारी सिकंदरा राव द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई। उसके कमरे से, युवक के कमरे से खून के कुछ निशान तथा एक तमंचा और खाली एक खोखा भी पुलिस को वहां से बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक परीक्षण हेतु कब्जे में ले लिया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर जांच कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हाथरस से अलीगढ़ से हमारे साथ अर्जुन देव संवाददाता जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखा जा रहा है जिस तरीके से खबरें आज पहली ज्येष्ठों के तीसरे चरण को लेकर मतदान जारी है, लेकिन कई तरह की खबरें यहां से सामने निकल कर आ रही है, फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही, क्या कुछ पूरी जानकारी? अर्जुन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? वहीं हाथरस से हमारे साथ सुनील कुमार भी जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस सबसे चर्चित सीट मानी जाती है हाथरस मामले को लेकर, और ऐसे में अब हाथरस जिले से ही हम देख रहे हैं फायरिंग की भी खबरें आ रही है और आज मतदान भी लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी कृतिका, मैं आपको बता दूं, ये घटना सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की है, जिसमें 96 नंबर बूथ पर कुछ दो लड़कों में झड़प हो गई थी, जिसके कारण कुछ थोड़ी देर बाद लड़का कृष्णा यादव जो है, कोई हिंदूवादी नेता भी बताया जा रहा है, वो उसके घर पर जाकर के गोली लगी है जी। लेकिन अभी किसने गोली मारी है ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो चुके हैं। घायल को वहां से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और ये घटना मतदान के बाद की घटना हुई थी। और जिस शख्स की मौत हुई है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी, बीजेपी से हिंदूवादी किसी वाहिनी से हिंदूवादी नेता के तौर पर बताया था। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता नहीं है, और जो हिंदूवादी नेता था वो बताया जा रहा है। जी, पूरा विवाद का क्या कुछ कारण रहा? विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि मतदान के दौरान कुछ आपसी कहासुनी को लेकर के किसी से पार्टी प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में कुछ बहस हुई थी, और बहस होने के कारण वो जो जिस युवक को गोली लगी वो वहां से चला गया था अपने घर पर, और बाद में कुछ लोगों द्वारा घर पर जाकर के उसको गोली मारी हुई है, लेकिन वो गोली किसने मारी है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जी सुनील, जो दो पक्षों में विवाद हुआ है उनमें क्या ये माना जाए कि दोनों ही पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं? जी, ये माना जा सकता है कि दोनों ही पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये युवक जो है वो हिंदू युवा नेता है, हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही किसी पार्टी प्रतिद्वंदिता में इनमें आपसी झड़प हुई थी, जिसके कारण उसको गोली लगी है। जी, फिलहाल कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है, क्योंकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो जिसने गोली मारी है वो भी अभी, उसके लिए भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीजें बरामद हुई, कप्तान साहब ने बताया है कि जितना कारतूस और तमंचा जो चीजें बरामद हुई है उसको लेकर के अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है। अभी जो पूरा स्पष्ट कारण है वो भी शाम तक मालूम हो पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल अलीगढ़ से हमारे साथ अर्जुन देव भी जुड़ गए हैं। अर्जुन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज तीसरी चरण का मतदान है, लेकिन कई तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, कहीं फायरिंग हुई है तो कहीं खुदकुशी भी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मामले को लेकर?
विधानसभा में कोई नगर पालिका क्षेत्र था, यहाँ पर ये घटना घटी है। घटना क्या है, जिसने गोली लगी है वो भाजपा का नेता बताया जा रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में केवल पुलिस के 4 सिपाही हैं जो उनकी बॉडी को लेकर अलीगढ़ आए हैं और पोस्टमार्टम पर सब मौजूद, लेकिन कोई भी ज्यादा पुलिस का अधिकारी और ना उनके साथ जो 4 जने आए हैं कोई भी बोलने को तैयार नहीं कि मामला क्या है। लेकिन जानकारी के मालूम हुआ है कि भाजपा के कोई जिला महामंत्री है कृष्णा यादव, उन्होंने अपने घर के ऊपर दूसरी मंजिल पर आत्महत्या करी है। जी, तो विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया? जी, अलीगढ़ में तो अभी तक उनके परिजन या उनका कोई समर्थक अभी तक कोई अलीगढ़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए भी जानकारी नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मतदान कितना प्रभावित रहा? जी तो हाथरस वाले हैं, हाथरस वाले बता दीजिए। जी, जो 2 पक्षों में विवाद हुआ, क्या माना जाए कि दोनों ही पार्टी पक्ष के कार्यकर्ता रहे हैं? अर्जुन से संपर्क टूट गया। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, क्या इससे मतदान प्रभावित हुआ? जी, इससे मतदान प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि मतदान बूथ से काफी दूर जो कृष्णा यादव उसके घर की घटना बताई जा रही है, तो वो मतदान बूथ से काफी दूर था और उसके बाद जो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा स्थिति को सामान्य तौर पर कंट्रोल किया गया है। उसके अलावा भी कोई दूसरी झड़प या कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई हुई है। मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। जी, धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि हाथरस से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण को लेकर मतदान है। वहीं हाथरस जिले से ये घटना सामने आई है, जहां पर देखा जा रहा है सिकंदरा मऊ में एक जगह फायरिंग हो गई, 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहीं एक बीजेपी नेता बताया जा रहा है जिसने खुदकुशी कर ली है। फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम लगातार जोर पकड़ रहा है। सूबे में पहले और दूसरे चरण के बाद रविवार को तीसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसमें जानकारी के मुताबिक अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, मतदान प्रतिशत में और भी इजाफा हो सकता है। इस चरण में 16 जिलों की कुल 59 सीटें शामिल है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल है। यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध क्षेत्र में कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा समेत कुल 6 जिले हैं, जिनमें 27 विधानसभा सीटें आती है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में मतदान हुआ। वहीं बुंदेलखंड के इन 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण का जो दंगल है, उसमें 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। इस चरण की कुल 59 सीटों पर 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 99 लाख से अधिक महिला वोटर्स हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का आज तीसरा चरण का चुनाव, जहां 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान है। वहीं पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में वोटिंग है। आपको बता दें कि मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस में आज मतदान है। वहीं पश्चिमी यूपी की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा समेत कुल 6 जिलों में भी वोटिंग लगातार जारी है। अवध क्षेत्र की कुल 27 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में मतदान लगातार जारी है। वहीं बुंदेलखंड के 5 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मैनपुरी जिले की करहल सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस सीट पर अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी हैं। वहीं एसपी से बघेल बीजेपी से यहां प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। यहाँ तीसरे चरण का रण किसके नाम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी का यहाँ दबदबा बरकरार रहेगा या नहीं, 10 मार्च को फाइनल नतीजे सामने आएंगे। तीसरे दौर में बसपा और कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी, ये भी देखने वाली बात है। आपको बता दें कि 16 जिलों की टोटल 59 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है।
तीसरे चरण के रण में मैनपुरी जिले की करहल सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। दरअसल यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। करहल में कामयाबी हासिल करने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अखिलेश के लिए जहां मुलायम सिंह यादव ने खुद प्रचार किया, तो वहीं एसपी सिंह बघेल के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ ही सीएम योगी ने करहल में उनके लिए खूब माहौल बनाया। करहल सीट से जहां सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं, तो बसपा ने यहां कुलदीप नारायण को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के जातीय समीकरण की यदि बात करें तो सर्वाधिक 1,35,000 यहाँ यादव वोटर्स हैं, वहीं 18,000 बघेल है, 35,000 शाक्य और 12,000 लोधी और 18,000 मुस्लिम वोटर्स है। वहीं 20,000 के आसपास ब्राह्मण और 25,000 दलित मतदाता हैं। सपा यहां अखिलेश यादव की बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहीं एसपी सिंह बघेल का कहना है कि भले ही करहल सीट पर यादव वोटर्स की तादाद ज्यादा हो, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बाकी समुदाय के लोग भी हैं जो यहां की बाजी को पलट देंगे। तीसरे चरण के वोटिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वोट डाला। उन्होंने सैफई में पत्नी डिंपल के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव जब मीडिया से रूबरू हुए, तो इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर कोई आंख बंद कर ले, उसके लिए मैं क्या करता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे, बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सैफई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है, और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इस बार के तीसरे चरण में शामिल 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी। तो वहीं कांग्रेस और बसपा को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली थी। यानी पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन इस बार जिस तरह से सपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा ने भी पूरी ताकत झोंकी है, उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी के तीसरे चरण में राह आसान नहीं है। तीसरे चरण में किस जिले में किस तरह से वोटिंग हुआ, मतदान प्रतिशत क्या है, वोटिंग के बाद पलड़ा किस दल का भारी है, चलिए अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं। समझने से पहले ओवर थर्ड फेज के वोटिंग पर बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं सहयोगी निशांत चौरसिया। निशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है तीसरे चरण को लेकर मतदान जारी है, यदि पहले मतदान प्रतिशत को लेकर ही बात करें तो कहां किस तरह का मतदान देखा जा रहा है? अपराह्न 3 बजे तक चुनाव आयोग ने जो उसमें से 3 बजे तक 48.81% मतदान कुल सफल हुआ है, जिसमें हाथरस में 50%, मैनपुरी में 52.44%, फरुखाबाद में 46.19%, एटा में 53.23%, औरैया में 48.30%, फिरोजाबाद में 51.23%, फिरोजाबाद में 51.23%, कानपुर देहात में 41.13%, कासगंज में 50.75%, कन्नौज में 50.23%, इटावा में 50.42%, कानपुर नगर में 41.15% मतदान हुआ है, जालौर में 46.87% मतदान हुआ है, झांसी में 48.52%, ललितपुर में 1%, हमीरपुर में 50.74%, महोबा में 51.72% अभी तक मतदान हुए। 3 बजे 5 बज गए हैं, अभी जल्द ही अभी 5 बजे तक का रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग अभी दे देगा। अभी कुछ ही देर बाद हम लोग अपडेट कर लेंगे। लेकिन पिछली बार की बात की जाए 2017 में इन सीटों पे 16 जिलों में तकरीबन 62.21% मतदान हुआ था, यानी अभी उनको छूने में वक्त लग रहा है। अब ये जो 2 घंटे से जो वोटिंग परसेंट आपने बताया है, क्या लगता है इसमें बढ़ोतरी होगी?
बिल्कुल कृतिका वही बात मैं कर रहा था कि पिछली बार 62.62% वोटिंग हुई थी 2017 में। अभी भी हम जो है आंकड़ा जो है 20% कम है, लेकिन 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक अब देखने वाली बात होगी कितना हुई है। 5 तो बज गया है, 5:15 होने को है। अभी आंकड़े जारी ही हो रहे होंगे। जिला स्तर पे तो धीरे धीरे जारी हो रहे हैं, लेकिन अब तो पूरे प्रदेश स्तर पे जो होता है यहाँ से केंद्रीय चुनाव आयोग जो करता है अभी नहीं आ पाया है। थोड़ी देर बाद जी हम बिल्कुल उसे अपडेट कर लेंगे। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या लगता है जनता में उत्साह जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या 2017 के आंकड़ों के मुकाबले ये इजाफा हो पाएगा? देखिए भीड़ तो है, भीड़ में कमी नहीं है। कई जगह ईवीएम वीवीपैट मशीन में खामियां दिखाई गई है। कई बहुत जगह जो है उसे बदला गया है, वोट प्रतिशत उससे भी प्रभावित होता है। कई जगह तो 2 घंटे तक वहाँ पे वोटिंग ही नहीं शुरू हो पाई थी। वहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं, कई जगह समाजवादी पार्टी का सिंबल ही नहीं था। तो ऐसे में और कई जगह थोड़ी छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। जाहिर सी बात थी कि इससे भी वोट प्रतिशत प्रभावित होता है। लाइन लगी हुई है, अब जितने लोग लाइन में लग जाते हैं, चाहे कितना भी देरी हो जाए, भले ही जो वक्त है 6 बजे तक का वक्त है, पिछले साल से 1 घंटा ज्यादा हम लोगों को वक्त मिला है वोट करने के लिए। इसलिए अभी 6 बजे तक साफ हो जाएगा कि कितने फीसदी वोट पड़े हैं। बिल्कुल निशांत, हमारे साथ कन्नौज से भी दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस तीसरे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है, ऐसे में जनता में अब कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में अभी तक वहां पर कितना प्रतिशत वोट हुआ है और क्या इस वोटिंग परसेंट में और बढ़ोतरी की चांसेस हैं? जी कृतिका जी की कन्नौज में लगातार सुबह से ही मतदाता है, उनके अंदर उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही वो मतदाता मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर बूथ स्तर पर पहुंचे। महिलाएं, लड़कियां, युवक जमकर मतदान हुआ है। दोपहर की तरफ एक मतदान का जो स्तर था वो धीमा हो गया था दोपहर की वजह से। 2 से 2:30 बजे के बाद मतदान का जो स्तर है फिर अचानक बढ़ा। 5 बजे तक कुल मतदान का जो स्तर है वो 60.28% पहुंचा है। वहीं कन्नौज सदर विधानसभा में 60% रहा है, छिबरामऊ विधानसभा में 58, तिरवा विधानसभा में 61। कुल पूरे जनपद में 60.28% मतदान का स्तर रहा है। कुछ बीच में छिटपुट घटनाएं हुई, ईवीएम मशीन में खराबी आई। स्वराज एक्सप्रेस की टीम बराबर नजर बनाए रखी थी, अधिकारियों को बराबर अवगत कराते रहे। उसके बाद जो घटनाएं हैं, जो मशीन खराबी की समस्याएं थी, उनमें सुधार हुआ और मतदान का स्तर लगातार बढ़ता गया। जी जी दिलीप, क्या लगता है 2017 के इस बार का जो मतदान हो रहा है 2017 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? बिल्कुल जी, पिछली बार जो मतदान था और जब मोदी लहर चल रही थी, प्रधानमंत्री लगे थे, योगी आदित्यनाथ लगे थे, तो मतदान का जो स्तर था उसमें बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी हुई है। लोग पिछली बार से ज्यादा इस बार उत्साहित दिखे। हालांकि बिल्कुल शायद जायज है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार मतदान का जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जी कृतिका जी बिल्कुल, निशांत भी बने हुए हैं हमारे साथ। निशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है बुंदेलखंड की यदि बात करें तो यहाँ पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, क्या लगता है इस बार वहाँ की जनता का रुख क्या समझ में आ रहा है, कितना उत्साहित नजर आ रही है जनता वहाँ? समाजवादी पार्टी के आने का दावा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, हालांकि कोविड के चलते कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका देंगे। लेकिन इसके अलावा साइलेंट वोटर जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो जाकर के वोट देते थे। जैसे मायावती के जो वोटर होते हैं फाइनली वो साइलेंट वोटर होते हैं और जाकर के जब वोट देते हैं उनको कुछ भी सीट नहीं मिलती है, तभी भी 20% मिनिमम, कम से कम 20% उनको अभी तक का 19 से ज्यादा जो है फीसदी वोट, पूरा जितना वोट पड़ता है उनको मिलता ही मिलता है। तो वो साइलेंट वोटर्स होते हैं कि जिधर रुख करते हैं उधर सरकार बन जाती है। अब वो साइलेंट वोटर्स का रुख क्या होगा 10 तारीख को पता चल जाएगा। और लेकिन अभी जो माहौल है उससे तो साफ है कि जो लोग भी वोटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं, कुछ लोग इस उम्मीद में वोट दे रहे हैं कि अब जो काम भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल के दरमियान नहीं कर पाया तो अगले कार्यकाल में उनसे उम्मीदें हैं कि योगी सरकार आएगी, फिर से करेगी। यदि मतदान में देखें तो महिला वोटर्स काफी अहम फैक्टर ये माना जाता है, महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर? माना अगर देखा जाए तो ये वही साइलेंट वोटर्स होते हैं जिनके पास कोई नहीं जा पाता है और वो अपना कमाल दिखा देते हैं। लोग जाकर के ईवीएम मशीन का बटन दबा करके, ये महिलाएं ही होती हैं जो जिनके मुद्दों को लेकर के लोग इस बार जो है
सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जी, खासतौर जी। पे कांग्रेस पार्टी हो, जी बिल्कुल निशांत, समय पूछना मैदान चाहूंगी में। इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है जहां भाजपा और सपा समर्थकों में जमकर मारपीट हुई, जहां सपा का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया है, जहां पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरसहायगंज कोतवाली अफसरी मोहल्ला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा और सपा के बीच ये विवाद हुआ है, जहां अफसरी मोहल्ला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां समर्थकों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं सपा का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप है, वहीं पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा यहाँ पे पोलिंग कम करने की तैयारी चल रही है और हमारे बस्ते पर पुलिस प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे लोगों से कहा जा रहा है कि तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो लाठियां तोड़ देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। पुलिस क्या कह रहा है? पुलिस तो भाजपा के दबाव में काम कर रही है, भाजपा की टीम बनकर। वहीं दिलीप कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, जिस तरह की ये खबर सामने आ रही है, भाजपा और सपा के समर्थक भिड़ गए हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ये लगाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? ठीक कृतिका, देखिए ये गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के अफसरी मोहल्ला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर का पूरा मामला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग भारी संख्या में बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर गुरसाहिगंज पुलिस जो एसएचओ है राजा दिनेश अपने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। जो भीड़ थी उसको लाठियां पटक कर खदेड़ा गया है। फिलहाल अभी मामला पूरी तरीके से शांत है। इन जिले के जो अधिकारी है वो भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरा प्रशासन है वो चौकन्ना हो गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ लगा दिया गया है। जी कृतिका। जी दिलीप, इसको लेकर मतदान प्रभावित हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब ये उपद्रव हुआ है उसके बाद जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो मतदान करने आए थे, उनके अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। वो घर से निकलने में भी कतरा रहे थे। ऐसे में पुलिस फोर्स वहाँ तैनात किया गया। लोगों से मतदान करने की अपील की गई। उसके बाद 10 से 15 मिनट मतदान रुकने के बाद शुरू हो सका और सुचारू रूप से मतदान जारी है। ठीक है जी बिल्कुल, धन्यवाद दिलीप तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए। वहीं इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कानपुर से उमंग जुड़ गए हैं। उमंग, क्या कुछ जानकारी? आज तीसरे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है, किस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही, क्या कुछ मतदान प्रतिशत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर देहात में इस समय 5 बज चुका है। 5 बजे क्या मतदान प्रतिशत आ चुका है। हम अगर कानपुर देहात के मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी तक 5 बजे तक हम लोग 11% मतदान हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात में 4 विधानसभा में आज मतदान हो रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि अकबरपुर रनिया में 62.34% मतदान हो चुका है। भोगली अगर बात करें तो उसमें 60.35% मतदान हो चुका है। वहीं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 54.93% अभी तक वोट पड़ चुका है। वहीं रसूलाबाद की अगर बात करें तो 58.80% वोट पड़ चुका है। वहीं अगर हम बात करें, अभी भी मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई है। शाम का समय है, आखिरी समय चल रहा है, करीब आधे घंटे का समय बचा हुआ। जी बिल्कुल उमंग, काफी कम समय बचा हुआ है मतदान प्रक्रिया में, तो क्या लगता है इसमें इजाफा होगा मतदान प्रतिशत में? जी कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें, अगर जिस हिसाब से लाइनें देखी जा रही हैं, कतारें देखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार कानपुर देहात के अधिकारियों में काफी खुशी नजर आएगी। जो इस बार यहाँ का जो मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कानपुर देहात में कितना जी बिल्कुल उमंग, यहाँ देखा जाए तो मतदाताओं में भी यदि हम देखें तो क्या महिलाओं और युवाओं में भरपूर जोश दिखाई दे रहा है? जी अगर महिलाओं और युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो महिलाओं और युवाओं का इस बार निकल के आया है और वही इस बार देखा गया है। हम आपको बता दें कि अगर 12 बजे से 2 बजे के बीच की अगर बात की जाए तो 12 बजे से 2 बजे के बीच जो बड़ी दोपहरी धूप निकली हुई और उसमें भी महिलाएं लाइन लगाए और अपने वोट डालने के इंतजार कर रही थी, लाइन पर लगी हुई थी। वहीं युवा भी इस बार पूरी जोश और ऊर्जा के साथ वोट डालते हुए नजर। जी कौन से मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान कर रही है?
अगर मुद्दों वाली बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, स्वास्थ्य सेवाओं का, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये जो कानपुर देहात का पिछड़ा इलाका है, जमुना पट्टी का बिहड़ क्षेत्र माना जाता है। वहाँ के लोग बाग भी इस बार जो इससे पहले की जो सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, वहाँ पे काफी काम यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक लोगों ने वहाँ पे किया है। तो इस बार भी उम्मीद समझ में आ रही है और वो अपने वोट को करते हुए नजर आ रहे हैं। जी उमंग, क्या लगता है पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहेगा? जी, जिस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से युवाओं का जोश देखा जाए या महिलाओं के अंदर ऊर्जा देखी जाए, अगर बड़ी दोपहरी की बात की जाए, 12 से 2 बजे का जो समय है जिसमें देखा गया है कि महिलाएं और युवा, और खास तौर से इस बार ये चीज और सामने नजर आई है कि घर घर से युवा अपने घर परिवार के लोगों को लेके आए हैं, पोलिंग बूथ तक लेके आए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो उन्हें भी लेके आए हैं और उनका उनने वोट डलवाए। तो इस बार अगर पहले और दूसरे फेज की ज्यादा किसी फेज पर वोट पड़ता हुआ नजर आएगा और साफ तौर से परसेंटेज यहाँ पर बढ़ेगा। जी यानी देखा जाए तो तमाम वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है, यानी जनता बदलाव चाहती है। जी, जनता जरूर, अगर देखा जाए तो जनता बदलाव भी चाहती है। और अगर अब ये तो 10 मार्च ही बताएगा कि जनता बदलाव चाह रही है कि जनता इसी सरकार को चुनने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यदि उमंग देखें तो हम बीजेपी की ही यदि बात करें तो तमाम केंद्रीय नेतृत्व वहां पर लगातार चुनाव प्रचार करता रहा। सबसे ज्यादा सक्रियता वहां बीजेपी के साथ ही देखी जाए तो सपा की भी देखी गई। तो यदि देखा जाए ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो जनता का क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है? देखिए, हम आपको साफ तौर से बता दें कि ये जो कानपुर देहात में जो इस बार जो तृतीय फेज का चुनाव है, ये यादव बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। ये समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र। लेकिन 2017 के चुनाव में अगर बात की जाए तो बीजेपी ने समाजवादी का ये जो गढ़ था, पूरा किला जो था वो जीत लिया था। अब देखने वाली बात ये होगी जब 10 मार्च को 2022 की वोटिंग खुलेगी, उसमें खासतौर से समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ में फिर बढ़त बनाई है या भाजपा ने अपना किले को ऐसे ही बरकरार बना रखा है। ये कहा जाए कि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये यादव बहुमूल इलाका है, यादव बहुमूल क्षेत्र है। यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ का जो मतदाता है वो यादव बहुमूल क्षेत्र में से आता है। और यहाँ का अगर उनका प्रतिशत भी बताया जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत यादव मतदाता का ही यहाँ पे देखने को तो रहता है, क्योंकि अधिक से अधिक मतदाता यहाँ पर वोट करते हैं, जिससे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज यादव बहुमूल क्षेत्र में ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल, जिन 16 जिलों के 59 सीटों पर आज मतदान जारी है, उनमें से देखा जा रहा है 30 सीटें वो है जहां पर मुस्लिम और यादव बाहुल्यता देखी जा रही है। तो यानी बीजेपी के लिए तो यहाँ पर चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि देश भर में हिजाब मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की क्या नाराजगी है बीजेपी के प्रति? देखिए, हम आपको अगर मुस्लिम वोटरों की बात बता रहे हैं तो अगर मुस्लिम वोटरों से जब ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो मुस्लिम वोटरों का साफ तौर से कहना ये है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी को ही हम अपना वोट करेंगे। आप वोट यहाँ देखने वाली बात है कि आप ये जो वोट है ये वोट समाजवादी पार्टी में जाता है और कहीं ना कहीं बीएसपी ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखे हैं कि वो बीएसपी में जाता है। वो तो 10 मार्च का समय ही बताएगा। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ के जो भोगनीपुर विधानसभा की जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों में अकबरपुर रनिया हो, चाहे वो भोगनीपुर विधानसभा हो, चाहे वो सिकंदरा हो, चाहे वो रसूलाबाद हो, तो सिकंदरा छोड़ तीनों सीटों में सपा से बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर सिकंदरा की बात करें तो सिकंदरा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको बताते हैं कि सिकंदरा सीट जो है वो यहाँ भाजपा सरकार के राज्य मंत्री अजीत कहीं ना कहीं 10 मार्च को ही नतीजे क्लियर हो पाएंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं हमारे साथ पुष्पेन जुड़ गए हैं जालौन से। पुष्पेन, जिस तरह से देखा जा रहा है आज तीसरे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है और अब कुछ ही समय बचा है मतदान प्रक्रिया खत्म होने में, ऐसे में जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है और कितना अब तक मतदान प्रतिशत? जनता में लगभग आज बहुत ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है और अभी तक का 55 पॉइंट कुछ परसेंटेज ओवरऑल मतदान हो चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों सीटों पर सपा ने जबरदस्त टक्कर दी है। सपा की तीनों सीटों पे लड़ाई हुई है, किसी न किसी सीट पे बीएसपी की लड़ाई हुई है तो कहीं पर बीजेपी की लड़ाई हुई है।
लेकिन ओवरऑल तीनों सीटों पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो सपा ही दिख रही है। जी, यानी ये कहा जाए साफ तौर पर बीजेपी की राह आसान नहीं है इस बार। हाँ, इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। कहीं न कहीं हिजाब मामले से लेकर मुसलमानों की नाराजगी होना और कहीं न कहीं जातिवाद चुनाव का हो जाना और कहीं न कहीं नाराज प्रत्याशियों का विरोध करना, अंदरूनी पार्टियों का विरोध करना या टिकट न मिलना, उनमें प्रचार में पूर्णतः अपनी ताकत न लगाना और जातिवाचक चुनाव ज्यादा हो जाना। इस वजह से यहाँ पर जो तीनों सीटें हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट भी कहीं न कहीं सपा को एक लीड दे रहा है और ये वोट बैंक हो गया है यहाँ पर सपा का। मुस्लिम वोट यहाँ पर वोट बैंक हो चुका है सपा का। जी, जनता बदलाव चाह रही है यानी। हाँ, जनता बदलाव चाह रही है और कहीं न कहीं जो यहाँ पर 5 साल में जो निजी कार्यकर्ताओं से जनता का जो रोष था, मतलब जो नाराजगी थी, वो आज मतदान के दिन जो 20 तारीख को आज जो मतदान हुआ है उसमें स्पष्ट जाहिर की गई। कहीं न कहीं पोलों पे भी लोगों ने स्पष्ट दर्शा भी दिया, अंदरूनी चुप रहकर भी बता दिया कि हम आज बीजेपी के साथ नहीं है, अदर किसी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल पुष्पेन, लेकिन देखा जाए तो अभी आज जो तीसरे चरण का मतदान है तो आज के प्रतिशत में क्या देखा जाए कि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले और ज्यादा बढ़ोतरी होगी? हाँ, पहले और दूसरे चरण के अलावा जो तीसरे चरण में है तो कहीं न कहीं यहाँ पे 25 से 30 सीटों पर जो मुसलमान बाहुबल क्षेत्र है, जैसे हमारे जालौन में 3 सीटें हैं तो कहीं पिछली बार 2017 में तीनों सीटों पर बीजेपी थी और अब की बार यहाँ पर सपा लड़ रही है। तीनों सीटों पर बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में सपा की दिख रही है। जैसे ओरई से भी सपा और बीजेपी की लड़ाई है, वहाँ पर भी सपा फर्स्ट पोजीशन पे दिख रही है। मानोगढ़ विधानसभा में भी सपा की बहुत अच्छी पोजीशन दिख रही है और कहीं न कहीं तीसरी सीट पर भी सपा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सपा वहाँ लड़ाई में नहीं है। जी बिल्कुल, बीजेपी से तो ठीक है, नाराजगी दिख रही है, लेकिन इस बार जनता किन मुद्दों पर मतदान कर रही है? जनता इस बार मुद्दों पर जैसे अदर पार्टियों ने जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली का भी मुद्दा उन्होंने लेके रखा है और ये भी कहीं न कहीं कि जनता को कहीं परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है, प्रशासन के द्वारा हो या राजनीतिक दलों के द्वारा भी हो और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं लोगों के बीच में न जाना, उनके निजी कामों को न देखना, लोगों की कहीं न कहीं परेशानियों को देखते हुए लोगों ने इस बार परिवर्तन की राय अपनाई है कि कहीं न कहीं हम दूसरी सरकार को सत्ता में बिठाएंगे और जालौन से ज्यादातर लोगों का मत यह है कि हम बीजेपी को हराएंगे, अब वो पार्टी कोई भी हो जीतने वाली। जी बिल्कुल पुष्पेन, लेकिन यदि जिस तरीके से आपने कहा कि वादे वाली बात है तो घोषणा पत्र तो जिस भी दल ने लगाए हैं घोषणा पत्र, यदि तीनों चारों दलों का देखें तो सामान्य ही है, सभी ने तमाम वादे किए हैं, वो रोजगार को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो, तो ऐसे में जनता भरोसा किस पर जता रही है? हाँ, ऐसे में जनता भरोसा, ज्यादातर जनता का भरोसा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की ओर खिंच रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बीएसपी ऐसा ना हो कि सरकार ना बना पाए या बीएसपी का चुप रहना, बीजेपी के अपोजिट ना जाना, तो लोगों को ये लग रहा है कि बीएसपी कहीं बीजेपी के समर्थन में ना जाए और सपा को उनको लग रहा है कि सपा अपनी पूर्ण बहुमत में या स्वयं अपनी सरकार बनाएगी और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उनके कार्यकर्ता रहे उन्होंने जो घोषणाएं दी हैं और जनता को भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले जैसे 5 साल में कहीं न कहीं उनकी सुनी, कोई बात हो या कोई समस्या हो तो वो कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी जाती थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं जनता को निगलेक्ट किया, तो उसका परिणाम इन्हें ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुष्पेन तमाम जानकारी के लिए। वही और भी चर्चा के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं औरैया से। अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तीसरे चरण को लेकर मतदान सुबह 8 बजे से ही जारी है और ऐसे में अब तक कितना मतदान प्रतिशत वहां का रहा? बिल्कुल सबका आपको बताना चाहूंगा, इस जनपद औरैया के तीनों विधानसभा सीटों पर अब तक का जो मतदान है वो 58.67% हो चुका है। इसमें औरैया सदर विधानसभा 56.09 और सबसे ज्यादा जो मतदान अभी तक है वो दुनियापुर विधानसभा सीट का है जो 61.41% हो चुका है। जी, जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि अभी मतदान प्रक्रिया में कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में क्या लगता है मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल सबका बताना चाहेंगे, मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से अच्छा मतदान प्रतिशत यहाँ से निकलेगा और आपको बता दें जो जनता का रुझान है वो तीनों सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है तीनों विधानसभा सीटों पे। जी, महिला वोटर्स तो उत्साहित हैं। महिला वोटर के साथ साथ युवा चेहरे जो हैं, युवा बहुत उत्साहित था, जो टाइम समय से ही सुबह से ही लाइनों में लग गया था वोट डालने के लिए। इसके साथ आपको बता दें करीब 10 लाख लोगों ने यहाँ है
जो मतदाता है 10 लाख मतदाता है जिसमें जिनके हाथों से 33 प्रत्याशियों की किस्मत लिखी जानी है। जी, जनता का क्या कुछ रुख समझ आ रहा है अमित? जनता का रुख सपा और बीजेपी की तरफ तो ज्यादा ही दिख रहा है, लेकिन दुनिया विधानसभा सीट जो है उस पर बसपा और बीजेपी की टक्कर बताई जा रही है जनता के द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो 59 सीटें हैं जिसमें देखा जा रहा है 30 सीटें वो है जहां मुस्लिम बाहुल्यता देखी जाती है, यादव बाहुल्यता देखी जाती है। ऐसे में बीजेपी और सपा का आमना सामना है, कितनी कड़ी टक्कर देखी जा रही है दोनों में ही। औरैया की दोनों सीटों, सदर सीटें हो या जंगियापुर सीट हो, इन दोनों सीटों पर शुरुआत से ही बीजेपी और सपा की टक्कर रही है, जबकि बुधना विधानसभा सीट है जो 202, उस पे बसपा और बीजेपी की टक्कर है। ये एक अच्छी सीट है बताई जा रही है जो बसपा के लिए फायदेमंद हो सकती है। जी, वो कौन से मुद्दे हैं अमित जिनको लेकर जनता अब मतदान कर रही है? जनता से जब बात की थी तो जनता का मुद्दा विकास का रहा है और राष्ट्रवाद का रहा है। जनता ने सीधे सीधे बोला हमारा मुद्दा विकास और राष्ट्रवाद है। जी, विकास बीजेपी ने भरपूर किया है। विकास के लिए बीजेपी सरकार ने जैसे मेडिकल कॉलेज भी बनवाया है और इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे औरैया से सटी सीमा से निकल रहा है, औरैया से निकल रहा है। इसके साथ आपको बता दें सपा में भी प्लास्टिक सिटी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद वो काम रोक दिया गया था। जिसके बाद रोजगार की जो समस्याएं हैं वो औरैया जनपद के लिए बीजेपी सरकार यहाँ पे फेल होती नजर आई। जी, तो यानी ये माना जाए कि यहाँ पर सपा के लिए चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने तो विकास की बयार लगा दी है। सपा का औरैया जनपद शुरू से ही गड़ रहा है और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें अपने पाले में ले ली थी, तो अपना दोबारा गढ़ बचाने के लिए सपा ने 3 सीटों पर अपनी ताकत झोंकी है और बहुत सोच विचार कर टिकट जो बांटे हैं तो बहुत ही साफ सुथरे प्रत्याशियों को उतारा है उन्होंने। जी अमित, यदि युवा मतदाता की बात करें तो कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं युवा मतदाता? युवा चेहरे ज्यादा से ज्यादा सुबह से ही लाइन में लग गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके हाथ में देश का, उनके हाथों से ही लिखा जाना है, यूपी का भविष्य उनका भी भविष्य उसी से जुड़ा है। तो युवा मतदाता काफी उत्साह दिख रहा है तो उन लोगों में वोट डालने में सुबह से ही लाइनों में लग गए थे। जी, यानी युवाओं के भी कई सारे मुद्दे हैं अमित जिनको लेकर आज मतदान जारी है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार, तो इस हिसाब से तो उन्होंने रोजगार के लिए और विकास के लिए ही प्राथमिकता देते हुए वोट किया है कि आगामी जो सरकार बने उनके लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करें। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पहले और दूसरे चरण के मुकाबले मतदान कितना सफल माना जाए? मतदान लगभग 60% के ऊपर तो होने ही वाला है, जिसको लेकर के आप ये देख सकते हैं कि कृपया बता दें आपको इस तीसरे चरण के मतदान में जो आंकड़े औरैया से निकल रहे बीजेपी के लिए सफल होने के संकेत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज तीसरे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है और अब कुछ ही समय बचा है, ऐसे में अब तक का मतदान प्रतिशत वहां कितना कुछ? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर जिले में अभी तक कुल 58% के लगभग मतदान हो चुका है और मतदान अभी निरंतर जारी है। बूथों में अभी कहीं कहीं लाइनें लगी हुई हैं। लोग निरंतर, जो मतदाता मतदान से वंचित रह गए वो अपने अपने बूथों तक पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। जी, जनता उत्साहित नजर आ रही है। जी, जैसा कि जो पिछले आंकड़े रहे हैं मतदान प्रतिशत के, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। जो जिले के आला अधिकारी जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर वो कुछ प्रतिशत बढ़ाने में सफल भी हुए हैं। जो युवा मतदाता है, उन युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया 58% यहाँ पर अब तक मतदान हो चुका है, क्या लगता है इस मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और कितना तक ये आंकड़ा पार कर जाएगा? वर्तमान जो भीड़ है या जो मतदान केंद्रों की स्थिति है, जो लोग मतदान करने को शेष रह गए, उस स्थिति को देखते हुए अनुमानित 65 या 62% मतदान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो लगभग कहीं तक सफल होता भी दिखाई दिएगा। जी, अब तक के मतदान प्रतिशत को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर यदि प्रमुखता से बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रमुख पार्टियों में ही टक्कर मानी जा रही है। जो प्रथम स्थान पर है वो बहुजन समाज पार्टी है और दूसरे स्थान पर भाजपा। जी बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि पिछली बार की स्थिति में अब क्या कुछ वर्तमान स्थिति?
जो पिछली स्थितियां थी उनमें कहीं ना कहीं भाजपा हावी थी, लेकिन कुछ ऐसे बुंदेलखंड के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे यहाँ का किसान, यहाँ का आम वर्ग नाखुश दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोट बैंक था वो जनाधार कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आया है। जी, और लोगों लेकिन ने यहाँ अपना पर प्रचार और देखा रोजगार जाए के तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व भी बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार ऐसे चुनाव प्रचार करता रहा। ऐसे में किसान आंदोलन, क्या ये मुद्दा बनेगा? जो बुंदेलखंड की स्थितियां हैं, यहाँ पर पलायन, बेरोजगार, अन्न प्रथा और इस तरीके के पानी की समस्या, इस तरीके की समस्याएं आम है, जिसको लेकर यहाँ के बासिंदे जो हैं वो काफी ज्यादा हद तक परेशान रहे हैं। अन्न प्रथा से किसान बेहद ही ज्यादा तो उन मुद्दों को लेकर जहाँ पर यहाँ पर जमीन में काम नहीं किया गया है, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है, आम वर्ग है, रोजगार के मुद्दे को लेकर, पानी की समस्या को लेकर उन्होंने इससे हटकर मतदान करने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सदर सीट पर भुगतना पड़ रहा है। जी, यानी यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती है। जी जी जी, ये सीट बीजेपी के लिए पूर्णतः चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। बाकी आंकड़े तो आने वाली 10 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएंगे, वो तब ही पूर्णतः तय हो पाएगा कि हमीरपुर के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। सपा की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, यानी जनता का रुझान सपा की ओर है? फिर नहीं, हमीरपुर सीट की बात की जाए या हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं की बात की जाए तो हमीरपुर की जो सदर सीट है उस पर तो सपा का वो प्रभाव नहीं नजर आया। हालांकि जो हमीरपुर की राज विधानसभा की सीट है, वहाँ पर जो खिलाड़ी लोधी चंद्रवती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। जी, ओवरऑल सीट की बात करें तो यहाँ पर 59 में से देखे जा रहा है 30 सीटें तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। तो ऐसे में सपा के लिए कितनी चुनौती देखी जा रही है और बीजेपी की कितनी चुनौती देखी जाए? हमारे साथ शुभम पस्तौर भी जुड़ गए हैं ललितपुर से। शुभम, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज तीसरे चरण को लेकर मतदान जारी है, ऐसे में अब तक वहां का कितना वोटिंग परसेंट? मैम, आपको बता दें कि जनपद ललितपुर में सुबह से 7 बजे से जब नाम वोटिंग चालू हुई थी तो सुबह 8 बजे से देखा जाए तो ललितपुर में अच्छा खासा वोट डलना चालू हो गया था। वहीं अभी तक शाम 5 बजे तक की बात की जाए तो 67.38 जो है वोटिंग प्रतिशत अभी तक ललितपुर का निकल के आया है। वहीं जनपद ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहा है अभी तक, तो अभी भी लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 वोटिंग देखी जा सकती है। जी, अब तक का जो मतदान निकल कर सामने आया है मतदान प्रतिशत, उसको लेकर क्या लग रहा है, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी देखा जा रहा है? जैसा कि देखा जाए मैम, तो जब भी प्रतिशत ललितपुर का ज्यादा होता है तो भाजपा पार्टी की ओर ज्यादा वोटिंग पड़ने के आसार दिखाई देते हैं। जैसा 2017 के चुनाव में देखा गया था कि वोटिंग परसेंट जो है 70 से ऊपर गया था, तो वहीं भाजपा को बढ़त दिखाई दी गई थी। लेकिन इस बार जो है भाजपा और बसपा में जोरदार की टक्कर बताई जा रही है, जिसको लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है बसपा सरकार जो है 2012 का अपना जो सीटें लाई थी उसको रिटर्न कर सकती है। जी, तो क्या लगता है 2017 के मुकाबले इस बार के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी? आंकड़ों में जो है फेरबदल देखने को, वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो वोटिंग परसेंट तो जो है 2017 के अनुरूप ही लगातार जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार बसपा और भाजपा में जोरदार की जो टक्कर मानी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल सकता है कि दोनों में से एक आध सीट बसपा और भाजपा एक सीट जो है अपनी खाते में ले जा सकती है। जी बिल्कुल, अभी 6 बजे तक मतदान लगातार जारी है। ऐसे में यदि हम देखें तो महिला वोटर्स जो होता है अहम फैक्टर माना जाता है। महिलाओं में और युवाओं में वहाँ कितना जोश देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर? मैम, आपको बता दें जनपद ललितपुर के अंदर महिला और पुरुष में जो है लगातार जो है अनुमान देखा जा रहा है, अनुमान क्या लगातार देखा जा रहा है। महिलाएं भी, बच्चियां भी जो है खूब मतदान करने के लिए उत्साह दिखाई दे रही हैं और लगातार जो मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। तो वोटरों में जो है काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं जिला प्रशासन के प्रचार प्रसार की बात की जाए, जो वोटरों को जो है वोट डालने के लिए उत्साह किया जाता है, वो उसका भी असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मुस्लिम वोटर्स देखने को मिल रहे हैं? हाँ, मुस्लिम वोटर भी ललितपुर के अंदर जो है मुस्लिम वोटर है वो भी अच्छा खासा जो है दिखाई दे रहा है।
लगातार जो है हर पोलिंग बूथ पर जितने एरियो में मुसलमान रहते हैं वहाँ पर भी लगातार जो है देखा गया मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ महोबा से जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आज मतदान लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण को लेकर, और अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में अब तक की यदि वोटिंग परसेंट की नजर डालें एक बार मोटे मोटे अपडेट पर, तो क्या कुछ अब तक का वोटिंग परसेंट रहा? मैं आपको बता दूं कि अभी तक महोबा जनपद में कुल 61% मतदान हो चुका है और मतदान अभी भी जारी है। जी। लगातार जो है मतदान चल रहा है। तो मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग कतार में आ रहे थे और दोपहर तक तो करीब 51% मतदान हो भी चुका था। तो इस प्रकार से अभी तक 61% मतदान हुआ है महोबा की दोनों विधानसभा सीटों पर, चरखारी और महोबा। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले देखा जाए तो परसेंट में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं? हाँ, क्या देखा जाए तो मतलब पिछली उससे तो इस बार जो है बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार 66% यहाँ की वोटिंग हुई थी जी, और अभी भी समय शेष है। हो सकता है कि 66% से ज्यादा यहाँ का मतदान हो जाए। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव प्रचार का देखा जाए तो जिस तरीके से सक्रियता बीजेपी की देखी जा रही थी, ऐसे में अभी मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? इसका मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में 2017 में 19 की 19 सीटें भाजपा को इस उम्मीद से दी गई थी कि बुंदेलखंड का कुछ विकास होगा, लेकिन बुंदेलखंड के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार होता रहा है और इस बार भी वही हुआ। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं हासिल हुआ। हर घर नल जो योजना है बीजेपी की, वो भी यहाँ नाकाफी साबित हो रही है, जिस वजह से यहाँ का मतदाता जो है बीजेपी से खासा नाराज है और इस बार जो है कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहता है। जी, यानी बीजेपी की राह आसान नहीं है इस बार? हाँ, इस बार यहाँ पर बीजेपी की राय आसान नहीं है। टक्कर में बीजेपी से ही है। यहाँ सपा और भाजपा में ही टक्कर देखी जा रही है। दोनों विधानसभाओं में सपा के प्रत्याशी मजबूत की स्थिति में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो युवाओं का भी वोट है वो भी जो है सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कर्मचारियों का वोट है, जो अखिलेश ने कहा है कि 18,000 जो पेंशन है वो बहाली करेंगे, इससे जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी रुझान सपा की ओर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है जयप्रकाश, सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। अब तक कोई ऐसी अप्रिय घटना सामने आई है? कोई घटना अप्रिय सामने नहीं आई है। केवल गलौरा में जो है हम मतदान का बहिष्कार हुआ था, जिस पर जो है सुल्तान अब्दुल्ला और एसडीएम श्वेता पांडे जी के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर मतदान जो है जारी करा दिया गया और कोई भी स्थिति यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल, 6 बजे तक मतदान होना है, यानी जनता में भरपूर जोश देखा जा रहा है। जोश तो सुबह से ही है। सुबह से ही लोग कतार में लग गए थे। सुबह 7 बजे से लोग जो है बिना जलपान किए, बिना खाए पिए ही जो है अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करने लगे थे। इस बार युवाओं में और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया है मतदान के प्रति। जी बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सत्ताधारी दल से तो नाराजगी यहाँ देखी जा रही है, लेकिन अब देखा जाए तो जनता किन मुद्दों पर मतदान कर रही है? इस बार जनता का जो मुद्दा है, बुंदेलखंड की जनता का, महोबा जनपद की जनता का, वो है पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जयप्रकाश। जी 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 धन्यवाद जयप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ मैनपुरी से अरुण यादव भी जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से देखा जा रहा है मैनपुरी सीट पर भी आज मतदान लगातार जारी है, अब तक का वहां का वोटिंग परसेंट क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल कृतिका, मैं बता दूं मैनपुरी में 3 बजे तक का हुआ मतदान 52% मतदान हुआ। उसके बाद मैनपुरी में 105 बजे तक का 107 विधानसभा में 50% मतदान हुआ। लगभग 108 भोगांव विधानसभा में लगभग 50% कुछ हुआ मतदान। 109 किसनी विधानसभा में 52%। अगर जो करैल की बात करें तो सबसे ज्यादा करैल में मतदान हुआ है। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर हम लगातार देखते आ रहे हैं करहल विधानसभा सीट शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी हुई है और तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने भी यहाँ सीएम योगी सहित यहाँ पर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग भी हुई है, ये बहुचर्चित सीट मानी जा रही है। और यहाँ पर जो 2 दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, अखिलेश यादव हो या वो एसपी सिंह बघेल हो, उनको लेकर किस तरह का वहां पर देखा जा रहा है? यदि मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो किसका पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, मैं आपको बता दूं कि करैल विधानसभा जो है वो 2002 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है। अगर जो बात करें
जाति समीकरण वोटरों की सबसे ज्यादा वोटर हैं, जिस वजह से अगर जो माना जाए तो समाजवादी का जो पल्ला वो भारी रहा है। अब ये तो वोटरों बात की है, जिन्होंने बताया है, वोटरों ने कहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुद्दे हैं महंगाई है, पेट्रोल की, और कई मुद्दे हैं जैसे किसानों के भी मुद्दे हैं, खेत है उसमें गाय वगैरह हैं, कई मुद्दों को लेकर आपने वोट किए हैं। जी जी बिल्कुल अरुण, यानी ये कहा जाए कि यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए काफी चुनौती है। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करैल विधानसभा में वो पहुंचे थे, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ बना है करैल विधानसभा, और उसके बाद में वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। अमित शाह भी पहुंचे थे, जिन्होंने भी एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार प्रसार किया था। तो कुछ ना कुछ तो खास होने वाला ही है इस विधानसभा में। जी बिल्कुल, जनता में यदि कहीं ना कहीं वोटरों पे असर भी पड़ेगा, इससे वोटरों पे कहीं ना कहीं असर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए मतदान प्रक्रिया को लेकर बहुत थोड़ा सा समय बचा है, जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है। यदि महिलाओं और युवाओं की बात करें तो खासतौर पर उनमें कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, हमने कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया सबसे पहला मुद्दा शिक्षा, रोजगार जी, और कई मुद्दे हैं, मतलब कि शिक्षा है, रोजगार है, उन मुद्दों को लेकर हमने वोट किया है। और जो हमारी शिक्षा और रोजगार के लिए काम करेगा मैं उसी को वोट देंगे। अगर जो बात करें किसी उसकी क्या बात करें अगर जो विकास की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेस वे वगैरह हैं और कई समाजवादी पार्टी के विकास कार्य हुए, उसको भी लेकर लोगों ने बताया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तौफीक हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ गए हैं। तौफीक, जिस तरह से देखा जा रहा है आज मतदान लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान प्रतिशत की बात करें तो अब तक क्या कुछ वोटिंग परसेंट वहाँ रहा? देखिए बताना चाहूंगा, सुबह से के अब तक जो है 61% जो है मतदान यहाँ पे फर्रुखाबाद में शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है। जी जी बिल्कुल, कौन से मुद्दों को लेकर जनता वहाँ मतदान कर रही है? देखिए, मुद्दे की अगर बात की जाए जो है जनता इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था, नारी सुरक्षा व्यवस्था, इसके बाद जो है एक विकास की बात के लेकर जो है इसमें जनता और युवाओं ने, अन्य लोगों ने जो है भारी उसमें जाकर मतदान केंद्रों पे जो है वोट किया। जी जी बिल्कुल, ऐसे में हम देख तो रहे लगातार बीजेपी और सपा की यहाँ पर तमाम दलों की सक्रियता काफी रही है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो सीधा मुकाबला किस दल का यहाँ पर समझ में आ रहा है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ पर अगर फर्रुखाबाद की बात की है वहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। वहीं दूसरे जी तो क्या रुख समझ में आ रहा है जनता का? देखिए, जनता जो है कहीं न कहीं जो विकास के मुद्दे की बात करती है और सुरक्षा की बात करती है, जो विकास करेगा उसको ही हम वोट करेंगे, ये बीजेपी का अपना है। उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने विकास गिनाते हैं, उधर अपनी बात जन जन तक पहुंचाते हैं, वोटरों तक। ये अभी तक जो है फर्रुखाबाद में जो मतदान कर रहे हैं लोग, वो सुरक्षा व्यवस्था व अन्य चीजों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तौफीक। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभात सक्सेना भी जुड़ गए हैं झांसी से। प्रभात, मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और कुछ ही समय बचा है, ऐसे में अब तक की यदि वोटिंग परसेंट का अपडेट देखा जाए तो क्या कुछ वोटिंग परसेंट वहां रहा? जी कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, झांसी में अभी जो थोड़ी देर पहले आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए हैं मतदान के, वो 57.71% जारी किया गया है, जो काफी अच्छा है। और ये माना जा रहा है कि करीब 65% के आसपास झांसी का मतदान पहुंचेगा। और अभी जब 57% ओवरऑल जिले का, उस वक्त 60% गरौटा का हो चुका था। मतलब लगभग चारों विधानसभा सीटों में 60 के आसपास की फिगर पहुंच चुकी है मतदान की। जी कृतिका। जी बिल्कुल, क्या लगता है जिस तरीके का मतदान प्रतिशत आपने बताया, ऐसे में झांसी की तमाम सीटों पर यहाँ पर बीजेपी अपनी साख जमा पाएगी? जी कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि झांसी सदर की सीट जो है वो तो आसानी से बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, लेकिन बबीना विधानसभा, गरौटा विधानसभा, मौरानीपुर, इन तीनों जगहों पे काफी त्रिकोणीय संघर्ष है और बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से बीजेपी को तीनों सीटें नहीं मिलने वाली हैं। जी कृतिका। वजह क्या है यहाँ? जी, वजह इसमें ये भी है कि हालांकि लोग जो मतदाता है वो काफी हद तक बीजेपी से तो हैं संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अखिलेश के द्वारा और समाजवादी के द्वारा बिजली का और इस तरह के जो प्रलोभन दिए गए हैं, चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए गए, उस पर कहीं ना कहीं जनता जा रही है, देख रही है।
तो कई जगहों पे ये भी नाराजगी देखी गई कि लोगों ने कहा कि बीजेपी से पर्सनल उनके कुछ काम नहीं हुए या बीजेपी के द्वारा उनको संतुष्टि नहीं मिली। और जो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी सिटिंग विधायकों का वो बहुत अच्छा नहीं है। गरौटा के विधायक जो जवाहरलाल राजपूत